हेलो बच्चों। चलिए, रिप्रोडक्शन यूनिट में अभी तक मैंने प्लांट रिप्रोडक्शन बताया था आपको, ठीक है। फिर प्लांट में मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ाया, उसके बाद भ्रूण परिवर्धन भी पढ़ाया था, ठीक है। अब चलिए इसी क्रम में आगे है मानव जनन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो इसमें हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे, जिसमें आप शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मानव भ्रूण की कलाएं हैं, उनको पढ़ोगे, ये भ्रूण परिवर्धन पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव में मैंने आपको बताया था पहले भी, जब मैं जनन के प्रकार बता रही थी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। अब लैंगिक प्रकार का जनन मतलब कि ऐसा जनन जिसमें क्या होती है, दो अलग अलग जो विपरीत लिंग होते हैं उनकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो मानव जनन में जब जो जनन घटना होती है उसके अंतर्गत जो युग्मक निर्माण होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, जो मैंने अभी बोल रही हूँ, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। शरीर में क्या होगा, जो नर होगा उसके शरीर में युग्मक जनन की क्रिया, यानी शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया, जिसे क्या बोलेंगे हम, शुक्र जनन बोलेंगे, ठीक है। ऐसी मादा के शरीर में अंडाणुओं के बनने की या अंडाणुओं के निर्माण की जो क्रिया है उसे क्या बोलेंगे, अंड जनन बोलेंगे, ठीक है। तो पहले ये क्रियाएं होंगी, दोनों के शरीर में अलग अलग क्या बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे, ठीक है। फिर युग्मक बनने के पश्चात क्या होगा, जब स्त्री जनन पथ से क्या होगा, शुक्राणु स्थानांतरित होंगे, तो अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या कर लेंगे, संलयित होकर यानी निषेचित हो जाएंगे, ठीक है। संलयन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे और क्या होगा, निषेचन हो जाएगा। निषेचन के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसे आप क्या बोलते हो, जाइगोट बोलते हो, ठीक है। फिर जाइगोट क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है और भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण नहीं भ्रूण, ठीक है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा। फिर भ्रूण क्या होगा, डेवलपमेंट करके क्या बन जाता है, शिशु का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो युग्मनज की जो आगे की प्रोसेसेस हैं, जैसे युग्मनज के बाद क्या मतलब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस होगा। फिर उस ब्लास्टोसिस का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस डेवलप करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, छोटा भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण में भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, शिशु। जब भी पूरा शरीर बन जाता है तो उसकी क्या होती है, जन्म की घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। तो ये सब है इसमें। ऐसा ही सेम मैंने आपको प्लांट्स में भी बताया था, किस तरह से क्या क्या था उसमें। चलिए अब इसमें पहला हम पढ़ते हैं पुरुष जनन तंत्र, ठीक है। तो मानव जनन में पहला जो टॉपिक है आपका वो है पुरुष जनन तंत्र का, ठीक है। तो पुरुष जनन तंत्र में मैं सीधे डायग्राम में जा रही हूँ, ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें देख लो आप क्या होता है, इसमें पेन यूज़ कर लेती हूँ। ये जो है ये सब इनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। इनको छोड़ो, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। एक जोड़ी क्या होता है, वृषण होता है, जिसे आप क्या कहते हो, टेस्टिस कहते हो, ठीक है। टेस्टिस क्या होता है, स्कॉर्टम से, यानी जो वृषण कोष है, वृषण कोष कहते हैं इसे, स्कॉर्टम से क्या होता है, ढका हुआ होता है, बंद रहता है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या रहेंगे, टेस्टिस बंद रहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आएगा आपका जो सहायक नलियाँ होंगी, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, यहाँ पे देखो, ये दिख रही होंगी आपको। ये क्या करती हैं, वीर्य का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो शुक्र वाहिकाएं हैं, वास डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, वास डिफरेंस क्या करती हैं, जब यहाँ
क्या होगा, यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। तो शुक्राणुओं के निर्माण के बाद उनको ले जाने का काम कौन करेंगे, ये वास डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना। हो गया। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है पेनिस वाला, ठीक है, तो ये पोर्शन क्या होता है, मानव जो नर होता है उसके शरीर से क्या होता है, बाहर, ठीक है, तो बाहर होता है। और ये वाला स्कॉर्टम वाला हिस्सा भी पूरा बाहर। तो ये बाहर इसलिए होता है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ देखो टेस्टिस में क्या होंगे, स्पर्म होंगे, शुक्राणु होंगे, तो वो क्या नहीं कर पाते हैं, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, ये शरीर से, ये वाला पोर्शन क्या होगा, शरीर के बाहर उपस्थित होगा, जहाँ क्या होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। और इन तब क्या होता है, इन शुक्राणुओं के बनने की यानी शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए क्या है, इतना थोड़ा बहुत 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो क्या होता है, कम चाहिए होता है, ठीक है ना। हो गया। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से देख लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, पेन यूज़ कर लेती हूँ। देखो अब वृषण है, ये पूरा मैं ऐसे दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसकी काट है और यहाँ पे ये पूरा वैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस वृषण में क्या होता है, ये दिखने का कैसा है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जैसे ओवरी होती है उसी तरह की। तो ये अंडाकार शेप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 250 कक्षक होते हैं, ठीक है, 250 कक्षाएँ होती हैं छोटी छोटी। इन्हें क्या कहते हैं, वृषण बालिका कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती हैं, जो ये वाली दिख रही हैं अति आपको ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल जिगजैग हो रखी हैं, ठीक है, कुंडलित हो रखी हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं इन्हें कहते हैं, जिनमें क्या होते हैं, यहाँ शुक्राणु पैदा होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो शुक्र, ठीक है, जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उनके भीतर क्या होती हैं, 2 कोशिकाएं रहती हैं स्तरित एक दूसरे में, ठीक है। अब ये 2 कोशिकाएं क्या होती हैं, जर्म कोशिकाएं होती हैं और सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वाले चित्र में नहीं है, इस वाले में देख लो आप, यहाँ पे सर्टोली सेल्स और जर्मिनल इपिथीलियम जर्म सेल्स होंगी, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो जर्म सेल्स को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, जबकि जो जर्म सेल्स होंगी वो क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लिख लेना आप, इनमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नोट्स है मैंने देने ही थे। आप थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में लिख लेना कि वास डिफरेंस का क्या काम है, जो वृषण है वो क्या करता है, इसमें क्या होते हैं, सीधे लिख लेना कि जो वृषण है इसमें शुक्राणु और नर लिंग जो हार्मोन होते हैं, यानी जो एंड्रोजन होता है, ठीक है, हार्मोन यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको, देखो आगे बताऊंगी। तो वो क्या होता है, उसका सिक्रीशन होता है, ठीक है, उसका स्रावण होता है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो, इसके अलावा जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं और अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स कहते हैं। इन लीडिंग सेल्स का काम क्या है, एंड्रोजन नामक जो हार्मोन है उसको स्रावित करती हैं, ठीक है, या उनका संश्लेषण करती हैं, पहले उनको बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ये सब अब यहाँ पे इस पैरा में मैंने क्या कर रखा है, पूरा बता रखा है कि एक जोड़ी वृषण होगा, सहायक नलिकाएं होंगी, स्कॉर्टम होगा, ठीक है, वास डिफरेंस होगा, और किसका क्या काम है वो मैं ये सब इसमें बता चुकी हूँ पीछे, ठीक है। तो ये सब है, आप ये डायग्राम सारे बना लेना। ये वाला देखो जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है मेमेलियन टेस्टिस का, वृषण का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आता है, देखो इसमें लीडिंग सेल है, इंटरस्टिशियल सेल जिन्हें आप कहते हो, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ब्लड सेल्स भी हैं, सर्टोली सेल जो पोषण का काम करती हैं, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जर्मिनल इपिथीलियम शुक्राणुओं का निर्माण करेगी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम है, ये क्या है, मतलब स्पर्म के बनने की क्रिया, ठीक है। तो ये सब है। इसके बाद ये सब दे रखे हैं मैंने कि यहाँ देखो स्पर्मेटिड्स है, और अब लास्ट में क्या है, ये देखो जो पुछलाकार आपको दिख रहे हैं, ये पूछ लगी हुई है जिनकी, ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। तो बहुत सारी संख्या में, तो स्पर्मेटोजोन्स इनको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब है, आप इसको कर लेना।
नेक्स्ट है स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत आप ये वाला डायग्राम देख लो, देखो साफ साफ दिख रहा है इसमें, एक जोड़ी, एक इधर है और एक इधर है, ये क्या है, ओवरी है। तो दो क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। ठीक है, यानी एक जोड़ी अंडाशय होता है, और अंडाशय से जुड़ी हुई आपको ये छोटी छोटी उंगली नुमा संरचनाएं दिख रही हैं, ये क्या है, फिम्बरी है। ठीक है, फिम्बरी है। अब क्या होता है, लेफ्ट पहले माना क्या है कि एक किसी मंथ क्या होगा, इस लेफ्ट ओवरी से कोई एग रिलीज होगा, तो इस उस एग को कैच करने का काम किसका होता है, इस फिम्बरी का होता है। ठीक है, और ये फिम्बरी क्या करती है, फिर यहाँ ऊपर ये आपको जो नलिकाएं दिख रही हैं इन्हें बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, आप हिंदी में यहाँ पे देख लेना, पीछे मैंने हिंदी इंग्लिश सब कर रखा है। ठीक है, अंडवाहिनियाँ भी इन्हें कहते हैं, या फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आप कह सकते हो। तो इनको मतलब अंडाणु को ले जाने का काम करती है कौन, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, अंडाणु पड़ा रहता है। जैसे ही यहाँ से क्या होंगे, स्पर्म मोशन करते हुए यहाँ पहुँचेंगे और फर्टिलाइजेशन यही फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया मानो, देखो इस वाले डायग्राम में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखो ये ओवरी है, यहाँ से क्या है, एक एग रिलीज हुआ, फिम्बरी ने इसे कैच किया यहाँ से। ठीक है, ये नेक्स्ट फिम्बरी के बाद जो पोर्शन आ रहा है इसे एम्बुला या क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी बहुत टफ है इसकी। ठीक है, हिंदी तुम्बिका। ठीक, तो तुम्बिका में रहेगा। फिर इसके बाद क्या होगा आगे, और ये वाला यहाँ जहाँ पहुँचा है फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा। यहाँ जैसे ही स्पर्म आएगा इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन याद रखना हमेशा फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। फिर क्या होगा, हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही मतलब इसमें क्या होगा, कोशिकीय विभाजन होगा, उसके फलस्वरूप जब ब्लास्टोसिस बन जाता है तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, यूट्रस कहलाता है, इतना पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ यूट्रस में क्या हो जाता है, यानी गर्भाशय, गर्भाशय पे आके क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाता है। ठीक है, हो गया, तो यहाँ ये चिपका रहता है। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसमें डिवीज़न होता रहेगा, और क्या हो जाएगा, कुछ एक हफ्तों बाद, 4 हफ्ते से ज़्यादा के बाद क्या हो जा 4 हफ्ते नहीं, 3 महीने के बाद। ठीक है, 3 महीने तक ये यहीं गर्भाशय में क्या होता है, यहाँ गर्भाशय की दीवार में चिपका हुआ होता है और डेवलपमेंट करता रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये क्या होने लग जाता है, जो एग है बड़ा होके वहीं धस जाता है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार पे धस जाता है। ठीक, अब इसके बाद और क्या पोर्शन है इसमें, ठीक, तो 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, अगर कोई भी फीमेल क्या करेगी, अपना एबॉर्शन करवाना चाहेगी, तो क्या हो जाएगा, उसके गर्भाशय, क्योंकि एग तो क्या हो चुका है, गर्भाशय की दीवारों में धंस चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर एबॉर्शन कोई करवाता है, बेबी नहीं चाहता है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो गर्भाशय है वो क्या होगा, क्योंकि उसके बाद सर्जिकल एबॉर्शन होगा तो क्या कराना पड़ेगा, मतलब फिर उसका रिजल्ट ये आएगा कि क्या हो जाएगा, जो यूट्रस की आपकी वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से है इसमें, तो ये सब करना आप लोग। ठीक है, इसमें मैं पूरा एक बार थोड़ा ढंग से बता देती हूँ। और देखो ओवरी है, ये 2 ओवरी हैं, यानी एक पेयर ओवरी है। ठीक है, ओवरी का काम क्या है, प्रत्येक मंथ, अगर इस मंथ इस ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो अगले मंथ इस ओवरी से क्या होगा, एग रिलीज होगा। ठीक है, इसके बाद फिम्बरी है, ये नेक्स्ट वाले उसमें बता देती हूँ मैं, ये अंगुलीनुमा संरचना है फिम्बरी, ये क्या करती है, इस एग को क्या करती हैं, कैरी करते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, और एम्पुला से होते हुए वो यहाँ कहाँ पहुँच जाता है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है, और फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, निषेचन होने तक उस एग को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है, इसके बाद देखो
यहाँ पे दिख रहा है साहब, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस क्या करता है, यूट्रस में क्या हुआ होता है, जो अंडाणु है आपका, फर्टिलाइज्ड जो एग है वो क्या रहता है, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में पहले पहले क्या होगा, आके फैलोपियन ट्यूब से लुढ़कते हुए कहाँ आ जाएगा, यहाँ यूट्रस की दीवारों पे चिपका रहेगा, वहाँ पे तक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आगे इसी में ये जो सर्वाइक्स है, ठीक है, इसे ग्रीवा भी कहते हैं। सर्वाइक्स क्या करती है, जो नर से आने वाले शुक्राणु होंगे उनके लिए प्रवेश द्वार का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये क्या करेगा, शुक्राणुओं को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो आउटर जेनिटल होते हैं, ठीक है, कुछ बाह्य ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया और लेबिया मेनोरा भी हो गया। यहाँ मैंने लिखा हुआ होगा, यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये क्या है, जनन में काम आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, ठीक है। सहायक ग्रंथियों में स्तन ग्रंथियां हो गई, रेक्टल ग्लैंड हो गई, ये सब क्या है, सहायक ग्रंथियों का काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम है, इसमें ये सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। बाकी चित्र आपने सबके बनाने हैं इनके, ठीक है, देख लो, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस, प्यूबिक बोन भी है, ठीक है, यूरिनरी ब्लडर है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, फिम्बरी है, और यहाँ ये बॉडी कैविटी है, ठीक है। इसके अलावा इसका और शार्प डायग्राम ये नीचे वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये गर्भाशय के पीछे की दीवार है, ठीक है। इसे इपिथीलियम, एक पतली लेयर जिसे इपिथीलियम भी बोलते हैं, इससे ढकी हुई होती है, ठीक है, यूट्रस। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, यूट्रेन कैविटी होती है, यूट्रेन कैविटी। और इसके अलावा इसमें मैंने बता रखा है, देखो यहाँ पे मैंने किसी एक एग का क्या बता रखा है, इम्प्लांटेशन बता रखा है, ओवरी से होते हुए फिम्बरी, एम्पुला और फैलोपियन ट्यूब से लेके यूट्रस तक उसका इम्प्लांटेशन बता रखा है। ये एक क्या है, एग है, ठीक है, हो गया। और ये दीवारें हैं जिनको मायोमेट्रियम कहते हैं, एंड्रो जो बाहर की होती है उसे मायोमेट्रियम कहेंगे, अंदर की होगी उसे एंडोमेट्रियम कहेंगे, ठीक है, हो गया। और ये क्या है, यूट्रस की पिछली दीवार है, ठीक है, हो गया। तो ये सब है इसमें, आगे बस इतना ही है, ठीक है। तो आप इतना कर लेना, चित्र आपने सबके बनाने हैं इनके, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें मैं ओवरी का डायग्राम आपको दूंगी, उसको भी करना है, ठीक। चलो ओवरी की टीएस दूंगी मतलब, चलिए।